विद्यार्थियों नमस्कार। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, अध्याय 12। और इसके अंतर्गत आज का हमारा शीर्षक होगा, तीसरा शीर्षक, अधिकारों का निर्धारण। जैसा कि हमको विदित है, संविधान सभा का प्रारंभ हो चुका था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पढ़े जा चुके थे। आज हम देखेंगे अधिकारों का निर्धारण। अधिकारों का निर्धारण हम पढ़ने से पहले हम देखेंगे, इसमें हमारे सामने 4 प्रश्न खड़े होते हैं और ये प्रश्न इस प्रकार होंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा, नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं। दूसरा होगा, संविधान सभा के सामने ये 4 प्रश्न खड़े हैं, क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा है, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों। चौथा है, वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए। ये 4 प्रश्न हमारे सामने हैं और आज के अध्ययन में हम चारों प्रश्नों के उत्तर या हल खोजने का प्रयास करेंगे। इसी प्रयास में, इसी कोशिश में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, मतलब इन्हीं प्रश्नों को खोजने के लिए संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ रही है, बहस आगे बढ़ती गई, लेकिन ऐसा कोई भी या किसी भी सवाल का कोई उत्तर मौजूद नहीं था जिस इनमें से कि जिन पर संविधान सभा सहमत हो। किसी भी सवाल का उत्तर मौजूद ऐसा नहीं था जिस पर सारी संविधान सभा सहमत हो। बहस आगे बढ़ी और बहस आगे बढ़ते बढ़ते, यानी कहना चाहिए कि इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ से ही पैदा होने थे। यानी ये 4 जो सवाल हैं, इनके जवाब हमें किस प्रकार प्राप्त होने थे। इनके जवाब हमें बहस के या विचारों के टकराव या व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू जी ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था। जब नेहरू जी ने संविधान सभा का उद्घाटन भाषण पढ़ा था तो उसमें उन्होंने जनता की इच्छा का हवाला दिया था कि ये जो संविधान सभा आज इकट्ठी हुई है, संविधान सभा में जिस भी संविधान का निर्माण होगा वो जनता की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का जिक्र किया था, यानी जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। जो भी संविधान के निर्माता हैं, इनको जनता के हृदय में समाई हुई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। आप संविधान बनाइए, लेकिन इस संविधान से जनता की आकांक्षाएं और उसकी भावनाएं पूरी होना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आजादी की उम्मीद पैदा हुई, मतलब लोगों में आजादी की उम्मीद जागने लगी, तो विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। जितने भी समूह थे वो सब अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। जितनी भी अभिव्यक्ति, मतलब जैसे जैसे आजादी की भावना मनों में जागने लगी, अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग इच्छाएं जागने लगीं और इन इच्छाओं पर बहस करना बहुत जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। क्योंकि संविधान सभा में सभी प्रकार के लोग थे और इनमें आपस में परस्पर विरोधी बात होती थी। विरोधी बहस के बावजूद हम इनका समाधान करते थे और हमें समाधान पर पहुंचना और सहमति पर पहुंचना जरूरी था। यानी जो विरोधी बहस हो रही थी उसका समाधान करना था और हमें सहमति पर पहुंचना था, यानी कि संविधान सभा के सभी सदस्यों की सहमति हो। और इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ेंगे। 3.1 पृथक निर्वाचिका की समस्या। पृथक निर्वाचिका की समस्या। यह पृथक निर्वाचिका की समस्या का प्रश्न आ गया सामने, और यह कैसे आया इसको हम देखेंगे।
इसको देखने के लिए हम देखें, यहां पर संविधान सभा में बहस आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। और इसी क्रम में 27 अगस्त 1947 को 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने, ये कहां के थे? मद्रास के बी पोकर बहादुर, इन्होंने बहस उठाई और बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। यानी इन्होंने सीधा सीधा भाषण दिया कि एक पृथक निर्वाचिका बनाई जाए। पृथक निर्वाचिका से आशय है हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचिका बनाई जाए, जिससे मुसलमान सदस्य चुनकर आए, सांप्रदायिकता के आधार पर अल्पसंख्यक चुनकर आए, या और हिंदू भी या फिर जो बहुसंख्यक है वो चुनकर आए। एक ऐसी निर्वाचिका बनाए रखने के लिए बी पोकर बहादुर ने एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें। मतलब हमको एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जिस ढांचे में अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ रह सके। औरों के साथ मतलब जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक के साथ सद्भाव की भावना के साथ रह सके, और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। उनकी आवाज सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी हो। अल्पसंख्यकों की देश के शासन में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता, ऐसा मद्रास के सदस्य पोकर बहादुर ने संविधान सभा में एक प्रभावशाली भाषण के दौरान कहा था। यानी उनका सीधा सीधा मानना था कि अल्पसंख्यकों की शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, और इसके ये तभी हो सकती है जब उनको पृथक निर्वाचिका दे दी जाए। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते। पोकर बहादुर को यह लगता था कि मुसलमानों की जो भी जरूरतें हैं उनको जो गैर मुस्लिम है वो नहीं समझ सकते। ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं या प्रतिनिधि चुन सकते हैं। जब भी कोई अन्य समुदाय के लोग हों और मुसलमानों का प्रतिनिधि चुनना हो तो अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों के लिए सही प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। जैसे ही पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के लिए अपना बयान दिया तो राष्ट्रवादी नेता जो थे वो भड़क गए। उन्हें पता था, क्योंकि आज हम 1946 में बात कर रहे हैं, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। संविधान का गठन, सभा का गठन हो गया और संविधान सभा में भाषण और बातचीत प्रारंभ है, बहस प्रारंभ हो चुकी। तो जैसे ही पोकर बहादुर का पृथक निर्वाचिका का स्टेटमेंट आया, उनका भाषण आया, तो राष्ट्रवादी नेता थे वो भड़क गए और क्या कहने लगे उनसे। इसके बाद मानी राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। मतलब जो पोकर बहादुर के द्वारा भाषण दिया गया पृथक निर्वाचिका का, तो ज्यादातर राष्ट्रवादी ये समझ रहे थे कि जो पृथक निर्वाचिका का जो भाषण उठा है ये अंग्रेजों की चाल है। इस कारण से पृथक निर्वाचिका की मांग का मुद्दा सामने आया है। आर.बी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, आर.बी. धुलेकर संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने पोकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया है। अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर एक खेल तो खेला, लेकिन इसी खेल में उन्होंने आपको फुसला लिया है।
आप अल्पसंख्यक के रूप में आपको फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। आप लोगों में जो आदत पड़ चुकी है, कौन सी? अंग्रेजों के फुसलावे में आने की, बहकावे में आने की, अब इस आदत को छोड़ दो, क्योंकि अब इस देश में अंग्रेज नहीं रहने वाले हैं। अब आपको कोई फुसलाने वाला और बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भी भड़कने लगे थे। जब विभाजन की बात आई भारत के, तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के नाम पर और ज्यादा भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृह युद्ध और दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, जब विभाजन की बात आती थी और पृथक निर्वाचिका की बात आई, तो उनको देश में हिंसा और दंगा, गृह युद्ध आदि दिखाई दे रहा था। पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। यानी कि धुलेकर साहब ये कह रहे थे, या राष्ट्रवादी नेताओं का ये विचार था कि पृथक निर्वाचिका हमारे देश में पूरी तरह से समा चुकी है। एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया। यानी पृथक निर्वाचिका की एक ऐसी मांग थी जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा रहा है, लड़ा रहा है, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए हैं, रक्तपात को जन्म दिया है। यानी पृथक निर्वाचिका की मांग ने ही राष्ट्र के टुकड़े कर दिए हैं और रक्तपात को इसने जन्म दिया है और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, यदि आप देश में शांति चाहते हो और तो आपको ये पृथक निर्वाचिका का जो प्रश्न है, इसको फौरन छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने आगे अपना एक स्रोत दिया है हमको, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत के बीज बो गए, और वो बीज क्या था? पृथक निर्वाचिका। यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। पटेल ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से यह सुन रहे हैं, और इसी आंदोलन के कारण अब हम एक विभाजित राष्ट्र, हम सालों से यह बात सुन रहे हैं, आंदोलन के दौरान भी हमने सुनी, और इसी कारण से आज हम एक ना होकर के विभाजित राष्ट्र बन गए। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? कोई भी ऐसा देश आप बता दें हमें दुनिया के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जहां स्वतंत्र हो वो देश और वहां पृथक निर्वाचिका हो। ऐसा कोई भी देश मौजूद नहीं था। आप अगर मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यहां जीने का कोई मतलब नहीं होगा। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, देश विभाजित भी हो गया, दो टुकड़ों में बट गया, इसके बाद भी यहां एक पृथक निर्वाचिका और बना दी जाए, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्वाचिका बनाई जाए, अलग चुनाव हो उनके, तो ऐसे देश में जीने का कोई मतलब ही नहीं। देश का विभाजन भी हो गया और पृथक निर्वाचिका भी आ गई, तो देश के दो नहीं बल्कि तीन टुकड़े हो गए। फिर तो कल वही बात मजबूत होकर के एक अलग राष्ट्र की फिर मांग करने लगेगी। आज वो पृथक निर्वाचिका है, कल वो अलग राष्ट्र की मांग करेगी। तो सीधा सीधा उन्होंने कहा था, ऐसे देश में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है, बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं। एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं। अंग्रेजों तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते। वो कहते हैं अगर हमारे राष्ट्र दो हो गए कोई बात नहीं, लेकिन पृथक निर्वाचिका नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्र दो हो गए तो कभी ना कभी हम एक हो सकते हैं, संभावनाएं हैं कि हम दोनों राष्ट्र मिलकर कभी एक हो जाएं, लेकिन पृथक निर्वाचिका अगर आ जाती है तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहां जाते जाते शरारत के बीज बो गए, और हमें इन शरारत के बीजों से आगे आना होगा। हमें इनकी बातों से में आना नहीं है। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं।
जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया था तो उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। अंग्रेजों ने हमारे देश में विभाजन के बीज बोए थे तो उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी जल्दी इस देश से भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। खैर कोई बात नहीं, मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं। अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था। हम इस पृथक निर्वाचिका के या विभाजन के या फूट वाले वातावरण से आगे निकलेंगे या नहीं। पृथक निर्वाचिका की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया। गोविंद वल्लभ पंत यानी इनको जीबी पंत कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत, इनको जीबी पंत बोलते हैं, शॉर्ट में इनका नाम है जीबी पंत, ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। जीबी पंत सभा में दहाड़ने लगे। उनका जैसे बारी आई सभा में बोलने की तो संविधान सभा में जीबी पंत ने अपना विचार रखते हुए कहा था कि यह प्रस्ताव केवल राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। केवल राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है, यह पृथक निर्वाचिका से अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझने की, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। मतलब जीबी पंत पोकर बहादुर के इस विचार से तो सहमत थे कि अल्पसंख्यकों को हमारे यहां समान दर्जा मिले, अल्पसंख्यकों की भावनाओं की कद्र हो। ये इस बात से सहमत थे। कौन? जीबी पंत पोकर बहादुर की बात से इससे सहमत थे। लेकिन पोकर बहादुर की जो मूल भावना थी पृथक निर्वाचिका की, इस बात का वो विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। ऐसा जीबी पंत का मानना था। अगले चौथे स्रोत में वो कहते, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। 27 अगस्त 1947 की बात, 27 अगस्त 1947 को गोविंद वल्लभ पंत ने संविधान सभा में कहा था। और क्या था उनका मुख्य वाक्य? मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। अगर हम पृथक निर्वाचिका कर देते हैं तो यह अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगी। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया गया तो वे कभी भी खुद को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। यदि अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए अलग कर दिया तो कभी भी वो अपने आप को बहुसंख्यक नहीं समझ पाएंगे, ना ही बहुसंख्यकों में अपने आप को रूपांतरित कर पाएंगे। निराशा का भाव शुरू से ही उन्हें अपंग बना देगा। और अल्पसंख्यकों के अंदर कौन सा भाव आ जाएगा? निराशा का भाव, जो उन्हें हमेशा अपंग बना देगा। आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो तो बस केवल यही सोचते रहेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं और हम कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते। आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक के रूप में ही रहना चाहते हैं या वे भी एक दिन एक महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने और उनकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक बने रहें? जीबी पंत कहते हैं आप ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक बने रहें? क्या आप ये नहीं चाहते कि वो भी इस देश को नियंत्रित करने के लिए अपना सपना देख सकें, इसकी नियति को निर्धारित कर सकें, ऐसे सपने देख सकें? मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाता है
और वे ऐसे हवाबंद कमरे में काट कर रखा जाता है जहां उन्हें हवा के लिए भी औरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा। मतलब उनको हवाबंद कमरे में रखा जा रहा है, काट करके, सबसे अलग करके, तो ये उनके लिए खतरनाक होगा। मतलब पृथक निर्वाचिका का सीधा मतलब था मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचिका हो, अलग चुनाव हो, उनके अलग से सदस्य आए। वो हमेशा सबसे अपने आप को अलग थलग पाएंगे। एक ऐसे कमरे की संज्ञा दी है जीवी पंत ने जिसमें किसी को सब लोगों से अलग करके हवा के लिए भी वो दूसरों पर निर्भर रहे, जहां उनको हवा प्राप्त हो सके। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिकाओं से जीत कर आते रहे तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। ये संविधान सभा की बहस खंड 2 से लिया गया। इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। ये जितनी भी दलीलें दी जा रही थी, पृथक निर्वाचिका की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, ये सब दलीलों के पीछे क्या काम कर रही थी? एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। सब लोगों के मन में एक ही चिंता थी कि राष्ट्र एक हो, राष्ट्र में कोई अलग ना हो। क्योंकि जब पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका का प्रश्न उठाया तो कितने लोगों ने उनका विरोध किया, और जो विरोध था राष्ट्रवादियों का, जो एकीकृत राष्ट्र की मांग की भावना ही काम कर रही थी। ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जो पूरा राष्ट्र एक हो। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढलना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। मतलब जितने भी समूह थे सबको राष्ट्र के भीतर समाहित करना था, किसी को अलग नहीं करना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। संविधान क्या करेगा? नागरिकों को अधिकार देगा। जब संविधान का निर्माण होगा तो वो नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। जो भी नागरिक हैं उनको अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। मतलब संविधान तो अधिकार दे रहा है आपको, लेकिन आपको भी बदले में राज्य के प्रति निष्ठा का वचन लेना होगा। समुदायों को सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था। जो संविधान थे, यानी जो संविधान थे, समुदाय थे हमारे यहाँ के, उनको सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सके और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था। मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते। जीवी पंत कहते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत दूषित प्रवृत्ति आ चुकी है, और ये प्रवृत्ति क्या करती है? जीवी पंत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है। हमारे अंदर कौन सी आदत है? आत्मघाती। मतलब जो हम स्वयं अपनी ही घात लगाए बैठे उसको आत्मघाती कहते हैं। और अपमानजनक आदत बनी है क्या है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते, बल्कि समुदाय के रूप में सोच पाते। हम ये नहीं सोचते कि हम नागरिक हैं इस देश के, बल्कि हम समुदाय के बारे में सोचते। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये सोचते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि हम यहाँ के नागरिक हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। समाज का यदि पिरामिड देखें, पिरामिड क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ घटते क्रम में होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सामाजिक पिरामिड होता है, इसका आधार कौन होता है? नागरिक। नीचे भी नागरिक और शीर्ष पर भी नागरिक। तो हमें किस बारे में सोचना है? हमें अपने आप को यह सोचना है कि हम किसी देश के नागरिक हैं, ना कि समुदाय। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठाने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होंगी और शक्तिशाली राष्ट्रवाद, शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। जब हमारे देश में संविधान सभा में समुदायों के लिए अधिकारों को रेखांकित किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था समुदायों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए,
तो उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादी, जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, यह भय, राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठाने लगा था कि इसमें निष्ठाएं खंडित होंगी। मतलब हम समुदाय को अधिकार देंगे तो जो व्यक्तिगत नागरिक की निष्ठा है देश के प्रति वो खंडित हो जाएगी, वो निष्ठा नहीं रहेगी, क्योंकि वो समुदाय की भावना में आ जाएगी, नागरिकता में नहीं रहेगी। एक शक्तिशाली राष्ट्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। जब निष्ठाएं खंडित हो जाएंगी तो शक्तिशाली राष्ट्र और शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण कब होता है? जब निष्ठाएं होती हैं। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। सभी मुसलमान नहीं चाह रहे थे कि हमें अलग से निर्वाचिका दी जाए। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी। बेगम एजाज रसूल थी, उसमें संविधान सभा की सदस्य थी। आप इस बात को चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, संविधान सभा की मुस्लिम महिला सदस्य थी। बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के से कट जाएंगे। जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक से कट जाएंगे, ऐसा बेगम एजाज रसूल कहती हैं। 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। 3.2 केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। ये किसान नेता थे संविधान सभा में, और इनका समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, किसान नेता थे, और इनका नाम था एन.जी. रंगा। और इन्होंने आह्वान किया था कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जाना चाहिए, संख्या के स्तर पर नहीं, बल्कि जो आर्थिक स्तर से कमजोर हैं उनको अल्पसंख्यक माना जाए। इन्होंने तो पूरा विचार ही बदल दिया। अल्पसंख्यक अभी हम किनको मान रहे थे, और अब अल्पसंख्यक ही दूसरे हो गए। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको अल्पसंख्यक माना जाए, ऐसा विचार एन.जी. रंगा का आया। रंगा की नजर में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं। मतलब इस बात से भी वो प्रसन्न थे कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन वो असली अल्पसंख्यक दबे और कुचले लोगों को ही मानते थे। मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए हम इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है। मतलब जब तक गरीबों के लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं हो, जब तक उनके जीने के लिए या पूर्ण रोजगार का अधिकार नहीं आ गया, तब तक इस संविधान का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, या फिर गरीब लोग सभाएं कर सकने में सक्षम हो, संगठन बनाने में और सम्मेलन करने का भी उन्हें अधिकार मिल जाए, और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं भी हों। जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो भी गरीबों के पास हों। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। यानी रंगा कहने लगे कि हमें सहारों की जरूरत है, हमको एक सीढ़ी चाहिए जो हमें आगे ले जा सके। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन.जी. रंगा ने कहा। एन.जी. रंगा क्या कहते हैं? जी नहीं, असली अल्पसंख्यक देश की जनता है। महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांत में रहने वाले हिंदू, सिख और यहां तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। एन.जी. रंगा ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। वो कहते पाकिस्तान में जो रह रहे हिंदू वे भी अल्पसंख्यक नहीं है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं
असली अल्पसंख्यक तो कौन है यहाँ पर? यहाँ की जनता है। सिख भी अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रही है। हमारे देश की जनता इतनी दबी कुचली, सहमी और भयभीत है कि उसको जो अधिकार दिए गए उनका वो लाभ नहीं उठा पा रही है। आप आदिवासी इलाकों में जाइए, उनके अपने कानूनों, उनके जनजातीय कानूनों, उनकी ज़मीन को उनसे नहीं छीना जा सकता। मतलब आप आदिवासी क्षेत्रों में जाइए तो उनके खुद के कानून हैं, उनके अलग से कबीले होते हैं, उनके खुद के कानून होते हैं और उनके जनजातीय कानून भी अलग होते हैं, और उनकी ज़मीनें भी अलग हैं। उनको उनसे छीना नहीं जा सकता। ना तो उनके हम कानून छीन सकते हैं, ना उनकी ज़मीनें छीन सकते हैं। उनको उनके पास ही रहना चाहिए, तब तो हम मान सकते हैं कि हमारे देश में समानता है, अन्यथा वो भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं और तथाकथित मुक्त बाजार के नाम पर उनकी जमीन छीन लेते हैं। भले ही कानून जमीन की इस बेदखली के खिलाफ हो, व्यापारी इन आदिवासियों को तरह तरह के बंधनों में जकड़कर गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नर्क में ढकेल देते हैं। आइए अब आम गांव वालों को देख लेते हैं। वहां सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गांव वालों को अपनी जेब में डाल लेता है। एक ब्याज पर पैसा देने वाला सूदखोर जाता है, गांव वालों को पैसा देता है और उनको अपनी जेब में डाल लेता है, गांव वालों को। वहां जमींदार और मालगुजार व अन्य लोग हैं जो इन गरीब देहातियों का शोषण करते हैं। इन लोगों में मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल एक प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। संविधान सभा बहस खंड 2 से यह लिया गया था। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा, मतलब रंगा ने कहा था कि संविधान सभा और उसके प्रतिनिधि का दावा करने वालों के बीच मौजूद खाई, बहुत बड़ी खाई है। यानी आम जनता के बीच और संविधान सभा में जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। मतलब जनता की सोच अलग है और उसके प्रतिनिधि की सोच अलग है, और इस खाई को हमें पूरा खत्म करना है। इस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित करके एक प्रश्न पूछा था, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यहाँ संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य बैठे हैं, 300 सदस्य हैं संविधान सभा में, तो आपको ये तो पता होना चाहिए आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसने भेजा आपको यहाँ तक। निश्चित रूप से आप अपने समुदाय का, आप अपने क्षेत्र का, आप अपनी जाति का कहीं ना कहीं से किसी न किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसके कारण आप यहाँ संविधान सभा में मौजूद हैं। अपने देश की आम जनता का हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का। और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब है जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसी ही समूहों में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। आज संविधान सभा में एक जयपाल जैसे वक्ता भी शामिल हो गए। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था। अब रंगा के बाद जयपाल सिंह का नंबर। एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊंगा। यानी कि जयपाल सिंह एक आदिवासी नेता थे, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और वो क्या कहते हैं? वो कहते कि आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझ पाऊंगा। मतलब इतना मैं बुद्धिमान नहीं हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आदिवासी जरूर हूं, लेकिन इसकी पेचीदगियों को नहीं समझ सकता। लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है, तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है।
उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच में जब तक विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है, इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूं। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। मतलब यहां सीधा सीधा आप लोगों से कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है जयपाल सिंह के द्वारा कि हमको 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है। हम भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी जिसको हम कहते हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं और हमारा शोषण गैर भारतीयों ने किया है। चाहे वो आर्य आए हों यहाँ पर जो अपने को श्रेष्ठ जाति बताते थे, या विदेशी जो भी आक्रमणकारी आए हैं, उन्हीं ने हमारा शोषण किया है, क्योंकि हमको 6000 वर्षों से अपमानित किया जा रहा है। हम भारत के मूल निवासी हैं और जो भी हम पर शासन करने आते वो सब विदेश के गैर भारतीयों के द्वारा हमारा शोषण किया गया। लेकिन फिर भी हम नेहरू जी की बात पर विश्वास करते हैं और ये सोच करके कि आज से हम एक नए अध्याय की रचना करने जा रहे हैं, जहां अवसरों की समानता होगी और किसी की उपेक्षा नहीं होगी, सबको समान महत्व दिया जाएगा। आगे सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उनमें आम आदमी आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। यानी उन्होंने कहा था कि सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता है। यानी आदिवासियों को ऐसी रचना की जाए, ऐसा संविधान बनाया जाए कि आदिवासी भी आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर सकें, उन्हें अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। हम संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे, उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया, उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नज़र से देखता है। जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। धन्यवाद। 3.3 हमें हजारों साल तक दबाया गया, हमें हजारों साल तक दबाया गया है। संविधान में दमित जातियों, डिस्प्रेस्ड कास्ट जो थी, उनके बारे में कहा जाता है कि अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। यानी दमित जातियां जो थी, डिस्प्रेस्ड कास्ट थी, उनके अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी। अब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जो दमित जातियां हैं, डिस्प्रेस्ड कास्ट हैं, इनको भी अलग से निर्वाचिका दी जाए। की थी जिसका, यानी इस निर्वाचिका का महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से यह समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था यदि दमित जातियों को पृथक निर्वाचिका दे दी तो ये हमेशा के लिए शेष समाज से कट जाएंगे, और उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया था। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी? दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी? दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों यानी अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजन, समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है। दमित जातियों का कहना था कि समाज ने हमारी सेवाओं का और हमारे श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है।
दलित समाज कहती है कि हमारी सेवाओं और हमारे श्रम का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन सामाजिक तौर से हमें अपने से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते। अन्य जातियों के लोग उनके साथ कतराते हैं और उनके साथ खाना नहीं खाते, और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं। यानी मद्रास के एक नेता थे जो कि दलित नेता थे, उनका नाम था जे नागप्पा। वो कहते हैं हम हमेशा से कष्ट उठाते आए हैं, दलित जातियां हमेशा से कष्ट उठाती आई हैं, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया, हमारे साथ खाना नहीं खाते हैं और हमको अछूत समझते हैं। ऐसे कष्ट हमने बहुत उठाए हैं, लेकिन अब और नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हरिजन भी अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। उनकी पीढ़ी का कारण यह है कि उन्हें, यानी उनकी जो पीड़ा है, उनका कष्ट है, उसका कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। हमारी समाज का बस यही पीड़ा है, यही कष्ट है कि हमको समाज के हाशिए पर रखा है, समाज से पृथक रखा गया है। उसका कारण उनकी संख्या महत्वहीनता, उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है। उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंच थी और ना ही शासन में हिस्सेदारी। वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है हमें हाशिए पर रखा है तो हम संख्यात्मक रूप से महत्वहीन है। संख्या तो हमारी पर्याप्त है, लेकिन हम शिक्षा तक पहुंच नहीं पाए हैं और शासन में हमारी हिस्सेदारी भी नहीं है। यही कारण है कि हमें समाज के हाशिए पर रखा गया है। सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री केजे खांडलेकर ने कहा था, यानी वो कहते हैं कि जो संविधान सभा है ये सवर्ण है, सवर्णों की संविधान सभा है, और इसको मैं संबोधित करते हुए केजे खांडलेकर कहते हैं हमें हजारों साल तक दबाया गया है, इस हद तक दबाया गया है कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी शून्य हो चुका है। मतलब हजारों सालों से हमको दबाया जा रहा है। कौन कहते हैं? दलित लोग कहते हैं हमको हजारों सालों से दबाया जा रहा है और इतना दबाया गया है कि अब हमारी रूह, हमारी देह भाव शून्य हो चुकी है, अब भावनाएं बची नहीं है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है, अब हम कहीं आगे बढ़ने के लायक भी नहीं रह गए हैं, यही हमारी स्थिति है। बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। अब तो अंबेडकर जी ने भी पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। संविधान सभा ने कहा कि छुआछूत का उन्मूलन कर दिया जाए, समाज से छुआछूत को मिटा दिया जाए, अस्पृश्यता को मिटा दिया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता, समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया। हम अपनी सामाजिक अक्षमताओं को हटाना चाहते हैं। मद्रास की दक्षिणी वेलायुधान की दलील थी, हमें सब तरह की सुरक्षाएं नहीं चाहिए, इस देश के कमजोर को नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहिए। मैं यह नहीं मान सकती कि 7 करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। जो हम चाहते हैं वह यह है हमारे सामाजिक अपंगताओं का फौरन खात्मा। हम तो चाहते हैं कि हमारी सामाजिक जो अपंगता है उनका फौरन खात्मा हो। ये 7वां स्रोत था। और 8वां स्रोत है, हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे, हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। बंबई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की। एक और संविधान सभा की महिला सदस्य हंसा मेहता जो बंबई से थी, महिलाओं के लिए न्याय की मांग की, आरक्षित सीटों की नहीं और ना ही पृथक चुनाव की। यानी हंसा मेहता ने तो महिलाओं के लिए मांग की थी, आरक्षण की नहीं की थी और ना ही पृथक निर्वाचिका की। तो वो क्या कहती है, हमने विशेष अधिकार कभी नहीं मांगे, हमें
हमने सामाजिक न्याय, क्या मांगा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की है। हमने उस बराबरी की मांग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। नमस्कार।